नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास विषय का प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत जो भी विभिन्न आयोगों में प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या सहित कंप्लीट कराया जा रहा है और इन प्रश्नों को अध्यायवार कंप्लीट कराया जा रहा है। आज की क्लास में जिस अध्याय का चयन किया गया है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के नवाब, और आज की क्लास में ये चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का ये सेशन। यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न है ये स्टेटमेंट टाइप का प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन यहाँ पर सही है उनका चयन करिए। आइए सबसे पहला कथन देखते हैं। पहले कथन में कहा जा रहा है कि शाह सुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 4.5% सामान्य सीमा शुल्क से 30 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले मुक्त कर दिया था। देखिए, ये जो पहला स्टेटमेंट लिखा है इस पर सबसे पहली क्लास में चर्चा हो चुकी है। ये रिपीटेड प्रश्न है। हमने आपसे बताया था कि जो शहजादा शुजा है ये शाहजहां का दूसरा लड़का है और इसने 1651 में बंगाल में सबसे पहले अंग्रेजों को व्यापारिक छूट देने के लिए फरमान जारी किया था। और मैंने आपको यह भी बताया था कि यह फरमान क्यों जारी किया गया था। तो ब्रिटिश चिकित्सक थे एक डॉक्टर बॉटन, इन्हीं के द्वारा मुगल राजवंश की महिला का उपचार किया गया। इसी से प्रसन्न होकर शाह सुजा ने यह फरमान जारी किया था। याद रखिएगा, ये जो छूट दी गई थी ये 3000 रुपए वार्षिक करके बदले दी गई थी, न कि 30 लाख रुपए। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखिए। दूसरे स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि मुर्शीद कुली खां, या इसका पूरा नाम था मुर्शीद कुली जफर खां, इसने कंपनी के दस्तक को आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग न करने की व्यवस्था बनाई थी। अभी सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर करिए, उसके बाद पूरी चर्चा करेंगे कि ये मुर्शीद कुली खां कहां से आया और इसने कौन कौन सी व्यवस्था की थी। देखिए, ये बात सही है कि मुर्शीद कुली खां ने यह व्यवस्था बनाई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये दस्तक को आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग में न लाए। तीसरे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यवसायियों को सीमा शुल्क से बचने के लिए इस दस्तक का विक्रय करना शुरू कर दिया था। तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को यह लालच दी कि ये वो दस्तक परचेज कर लें, जिससे उनका व्यापार करने में जो सीमा शुल्क लगता है उससे वो बच जाएंगे। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी। क्लियर है? यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए इस पर बात कर लेते हैं। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको यहाँ पर सम्मिलित करते हैं। ये बात तो हो गई कि शाह सुजा ये बंगाल का सूबेदार था और बंगाल में सबसे पहले अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान करने के लिए इसी ने 1651 में फरमान जारी किया था। और इस फरमान के अनुसार 3000 रुपये वार्षिक कर अदायगी के बदले कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने का एक विशेषाधिकार प्राप्त हो गया। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि पिछली क्लास में आपने ये भी पढ़ लिया है कि 1698 में सूबेदार अजीमुस्सान ने कंपनी को सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुर की जमींदारी दी थी। क्लियर है? तो 1651 आपने देखा, 1698 में सूबेदार अजीमुस्सान के द्वारा, और फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो आप 1717 में देखेंगे कि फर्रुखशियर ने 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की थी। क्लियर है? तो इस क्रम को भी आप ध्यान में रखेंगे, 1651, 1698 और 1717। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि मुर्शीद कुली खां कहां से आया, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को औरंगजेब ने बंगाल का दीवान बनाया था और उसके बाद 1717 में मुर्शीद कुली खां को फर्रुखशियर ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया और यहीं से मुर्शीद कुली खां की बंगाल के नवाब के तौर पर यात्रा प्रारंभ होती है। याद रखिएगा, मुर्शीद कुली खां का बंगाल के नवाब के तौर पर जो यात्रा है ये 1717 से 1727 तक चलती है। अब देखिए, यहां पर बात हो रही थी दस्तक की। सबसे पहली बात, ये दस्तक होता क्या है। तो याद रखिएगा, दस्तक को बहुत आसान शब्दों में समझ लीजिए कि ये एक शुल्क मुक्त व्यापार की व्यवस्था है। शुल्क मुक्त व्यापार की व्यवस्था है। और याद रखिएगा, मुर्शीद कुली खां ने अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार पर भी कर लगाने का निर्णय ले लिया और यह निर्देश जारी किया कि दस्तक का प्रयोग कंपनी के अधिकारी अपने निजी व्यापार के लिए नहीं करेंगे। क्लियर? और कंपनी के सेवकों ने जो भारतीय व्यवसायियों को सीमा शुल्क से बचने के लिए दस्तक बेचना शुरू किया था उस पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। क्लियर? तो यह बात स्पष्ट हो गई। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अंग्रेजों ने विशेष रियायत प्रदान करने के लिए एक व्यवस्था बन सके, इस बात को लेकर मुर्शीद कुली खां और अजीमुस्सान, याद रखिएगा ये जो अजीमुस्सान है ये कौन है, तो ये औरंगजेब का पोता है। औरंगजेब का पोता है अजीमुस्सान, और औरंगजेब का पोता और किसका लड़का है, बहादुर शाह प्रथम का लड़का है। क्लियर? तो अजीमुस्सान और मुर्शीद कुली खां के बीच में मतभेद भी हो जाता है। और याद रखिएगा, इसीलिए मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट याद रखेंगे कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल की राजधानी ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद स्थानांतरित हुई और ये किसके द्वारा किया गया, मुर्शीद कुली खां के द्वारा।
क्लियर है? अगर हम मुर्शीद कुली खां के कुछ और कार्यों को देख लें तो याद रखिएगा, भूमि सुधार के लिए समस्त जागीरों का अधिग्रहण करके उनको खालसा भूमि में बदल दिया था, और साथ ही साथ मुर्शीद कुली खां ने इजारेदारी प्रथा का भी प्रारंभ किया। और याद रखिएगा, कृषकों को तकावी ऋण भी इसने दिया था। ये तकावी ऋण क्या होता है? खेती के लिए जो अग्रिम कर्ज दिया जाता है उसी को कहते हैं तकावी ऋण। और मुर्शीद कुली खां ने कृषकों को तकावी ऋण देने की भी व्यवस्था की थी। क्लियर? तो ये पूरी बात आपको समझ में आ गई। एक बात और याद रखिएगा कि 1719 में इस मुर्शीद कुली खां को उड़ीसा का भी सूबेदार बनाया गया था। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नलिखित में से कहां थी? अब देखिए, ये प्रश्न आप देखिए, अभी इस पे चर्चा हुई भी है। आपको मैंने आप स्पष्ट रूप से बता दिया कि ढाका से जो राजधानी है वो स्थानांतरित करके कहां कर दी गई? मुर्शिदाबाद। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। यहां पर देखिए, ऑप्शन में ढाका भी दिया है और मुर्शिदाबाद भी दिया है, लेकिन समय को देखिए, 18वीं सदी के पूर्वार्ध में। क्लियर है? ये बात याद रखेंगे कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी थी। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 18वीं शताब्दी में बंगाल के किस निम्नलिखित नाजिम ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि को कम कर दिया था? अब आइए इसमें देखते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी, अलीवर्दी खां। तो याद रखेंगे, 18वीं शताब्दी में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि को कम कर दिया था। क्लियर? तो यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। अभी आपने पिछले प्रश्न में मुर्शीद कुली खां के बारे में पढ़ा था और इस प्रश्न में आप अलीवर्दी खां को पढ़ेंगे। एक बात यहां पर आपको याद दिला दें कि जो बंगाल के नवाबों का क्रम है, इस क्रम के अनुसार मुर्शीद कुली खां और अलीवर्दी खां के बीच में नवाब दो और थे। ठीक है? तो अगर उन नवाबों को भी अगर कवर कर लें तो ये प्रश्न आपका 360 डिग्री में कंप्लीट होगा। बात कर लेते हैं मुर्शीद कुली खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, तो आपका जवाब होगा सुजाउद्दीन। याद रखिएगा, जो सुजाउद्दीन का समय था वो 1727 से 1739 तक था। 1727 से 1739 तक। और मुर्शीद कुली खां का शासनकाल कब से कब तक था? तो याद रखिएगा, 1717 से 1727 तक। ये जो सुजाउद्दीन था ये मुर्शीद कुली खां का दामाद था। और याद रखिएगा, जब मुर्शीद कुली खां नवाब था तो उस समय सुजाउद्दीन उड़ीसा का उप गवर्नर था। याद रखिएगा, 1733 में बिहार में भी इसी के अधीन हो गया। किसके? सुजाउद्दीन के। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि सुजाउद्दीन के द्वारा बिहार का जो नायब सूबेदार बनाया गया वो अलीवर्दी खां को बनाया गया था। क्लियर? जिसकी अभी यहां पर चर्चा हो रही थी। तो याद रखेंगे, अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार इसी सुजाउद्दीन ने बनाया था। क्लियर हो गया? अब आप सुजाउद्दीन के बाद जो दूसरा नाम देखेंगे वो है सरफराज खां। याद रखिएगा, ये जो सरफराज खां है ये सुजाउद्दीन का लड़का था। और सरफराज खां का ड्यूरेशन कब से कब तक था? तो याद रखेंगे, 1739 से 1740 तक। क्लियर है? ये जो सरफराज है, सुजाउद्दीन का लड़का, इसने एक उपाधि ली थी। उस उपाधि का नाम है आलम उद दौला हैदर जंग। क्या नाम है? आलम उद दौला हैदर जंग। ये किसकी उपाधि है? सरफराज खां की। क्लियर? ये बात स्पष्ट हो गई। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अलीवर्दी खां ने हाजी अहमद और जगत सेठ के समर्थन से विद्रोह कर दिया था। और 10 मार्च 1740 को एक युद्ध होता है जिसका नाम है गिरियां का युद्ध। कौन सा युद्ध है? गिरियां का युद्ध है। ठीक है? और इसी गिरियां के युद्ध में, याद रखिएगा, इसी गिरियां के युद्ध में सरफराज को पराजित करके अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन जाता है। क्लियर? तो ये पूरी बात हो गई। अलीवर्दी खां ने किसका सहयोग लिया था सरफराज को हटाने के लिए? तो याद रखेंगे, हाजी अहमद और जगत सेठ का। क्लियर? अब आप देखेंगे कि अलीवर्दी खां अब बंगाल का नवाब बनता है और इसका जो ड्यूरेशन है ये 1740 से 1756 तक। क्लियर है? तो ये आपने क्रम भी देख लिया। इस सीक्वेंस से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आपने देखा मुर्शीद कुली खां 1717 से 1727 तक, उसके बाद सुजाउद्दीन 1727 से 1739 तक, उसके बाद सरफराज खां 1739 से 1740 और उसके बाद अलीवर्दी खां 1740 से 1756। क्लियर है? याद रखिएगा, अगर हम बात कर लें मुर्शीद कुली खां की, तो मुर्शीद कुली खां ने एक उपाधि ली थी मिर्जा मोहम्मद खां की। तो अलीवर्दी खां को मिर्जा मोहम्मद खां भी कहा जाता है। क्लियर है? अलीवर्दी खां के बारे में अगर हम बात कर लें तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित प्रदेश का ये नवाब बन गया था। और उस समय के जो मुगल सम्राट थे उसका नाम था मोहम्मद शाह। और इससे इसने एक स्वीकृति पत्र भी ले लिया था सम्राट को घूस और नजराना देकर। और एक बात और याद रखिएगा, इसी अलीवर्दी खां ने ये नजराना देने के बाद फिर कभी मुगल सम्राट को राजस्व नहीं भेजा। यही आपसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा था। क्लियर है? एक बात और याद रखिएगा कि मराठों के हमले से अलीवर्दी खां बहुत परेशान हो गया था। और उसके बाद 1751 में, कब? 1751 में, याद रखेंगे 1751 में रघुजी भोसले के साथ इस अलीवर्दी खां ने एक संधि कर ली
और इस संधि के तहत 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ और उड़ीसा का सूबा मराठा को देना पड़ा। तो ये 1751 में रघुजी भोसले के साथ संधि किसने की? अलीवर्दी खान ने। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो अलीवर्दी खां है ये यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से करता था और कहता था कि मधुमक्खियां जिस तरह से इनको छेड़ा ना जाए तो ये शहद देती हैं और छेड़ने पर काट खाती हैं, ठीक उसी प्रकार से यूरोपीय हैं। क्लियर? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खी से की थी? तो अभी आपने पिछले प्रश्न में देखा कि जो अलीवर्दी खां था इसने कहा था कि जो यूरोपीय हैं ये मधुमक्खी की भांति हैं, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो ये शहद देंगी और अगर इनको छेड़ दिया जाए तो ये काट खाएंगी। किसने कहा था? अलीवर्दी खां ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 1756 में ब्रिटिशर्स के द्वारा जब कलकत्ता की किलेबंदी की गई तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने इसे क्या माना था? याद रखिएगा यहां पर बात हो रही है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की। यहां पर सबसे पहले इसका आंसर करते हैं, उसके बाद सिराजुद्दौला के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। देखिए जो सिराजुद्दौला है इसने अंग्रेजों को इस बात के लिए मना किया कि वो किलेबंदी न करें, फिर भी वो न माने और 1756 में ब्रिटिशर्स के द्वारा कलकत्ता में किलेबंदी की गई तो इसको तत्कालीन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी प्रभुता पर आक्रमण माना। तो यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, सिराजुद्दौला ने इस न मानने की बात को अपनी प्रभुता पर आक्रमण माना। क्लियर? आइए जरा बात कर लेते हैं कि सिराजुद्दौला कौन था और इसने क्या क्या कार्य किए। तो ध्यान रखिएगा 1756 में जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई तो उसका दौहित्र, ये दौहित्र का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा नाती होता है, यानी अलीवर्दी खां का नाती। क्या नाम था? मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला। ये 23 वर्ष में बंगाल का नवाब बनता है। क्लियर? याद रखिएगा सिराजुद्दौला के खिलाफ पूर्णिया के नवाब था जिसका नाम था शौकत जंग। इस शौकत जंग ने, और ये जो शौकत जंग था पूर्णिया का नवाब, ये इसी सिराजुद्दौला के मौसी का लड़का था। तो यहां पर देखिए इसने नवाबी का दावा ठोक दिया सिराजुद्दौला के खिलाफ। और ये जो शौकत जंग था इसका समर्थन कौन कर रहा था? तो इसका एक समर्थन कर रहे थे राज बल्लभ और दूसरा समर्थन कर रही थी इसकी दूसरी मौसी घसीटी बेगम। क्लियर है? तो जरा इसके बारे में एक सीक्वेंस से देखिए। तो सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा, उसके मौसी का लड़का जो पूर्णिया का नवाब था शौकत जंग, उसने नवाबी पर दावा ठोक दिया। इस दावे का समर्थन राज बल्लभ और सिराजुद्दौला की दूसरी मौसी घसीटी बेगम ने कर दिया। तो यहां पर ये दो दुश्मन तैयार हो गए। तीसरा दुश्मन अंग्रेज बन गए। अंग्रेज कैसे दुश्मन बने? दस्तक के कारण। जब दस्तक का विरोध कर रहे थे या उसका दुरुपयोग का जब विरोध कर रहे थे सिराजुद्दौला, तो ये बात अंग्रेजों को ठीक नहीं लगी और यहां से दस्तक के कारण अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में संबंध बिगड़ गए। और उसके बाद संबंध और बिगड़े जब अंग्रेजों ने किलेबंदी को करने का प्रयास किया, यहां से रोका गया लेकिन नहीं माने अंग्रेज। तब जाके बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला को ये महसूस हुआ कि ये मेरी संप्रभुता पर आक्रमण हो रहा है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई। तो देखिए अब यहां से मूल बात प्रारंभ हो रही है कि 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर आक्रमण कर देता है सिराजुद्दौला। वहां पर अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो कासिम बाजार पे कब आक्रमण हुआ? 4 जून 1756 को। उसके बाद जो दूसरी तिथि आपको ध्यान में रखनी है वो है 16 जून 1756 को। कहीं कहीं 15 जून 1756 मिलता है, तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे। फोर्ट विलियम कलकत्ता को घेर लिया सिराजुद्दौला ने। क्लियर है? फोर्ट विलियम कलकत्ता में जो था उसको सिराजुद्दौला ने घेर लिया। और फोर्ट विलियम का जो उस समय का गवर्नर था उसका नाम क्या था? उसका नाम था ड्रेक। क्या नाम था उसका? ड्रेक। ये जो ड्रेक है, ड्रेक और सेनापति मिंचन, ये दोनों के दोनों फुल्टा द्वीप में शरण लेने के लिए भाग गए। ठीक है? उसके बाद हुआ क्या कि हालवेल के नेतृत्व में अंग्रेजों की कुछ टुकड़ियों ने नवाब की सेना का सामना किया। और याद रखिएगा 20 जून को नवाब ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। कब कर लिया? 20 जून को नवाब ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर क्या कर दिया था? अलीनगर कर दिया था। क्लियर? और याद रखिएगा यहीं पर काल कोठरी अर्थात ब्लैक होल की घटना भी घटित हुई थी। क्लियर? तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी हम लोग ब्लैक होल पर डिटेल चर्चा करेंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अक्टूबर 1756 में सिराजुद्दौला ने नवाब शौकत जंग को मनिहारी के युद्ध में पराजित किया और उसको वहीं पर मार डाला। क्लियर? तो शौकत जंग से तो हिसाब किताब सिराजुद्दौला का बराबर हो गया। शौकत जंग को मनिहारी के युद्ध में अक्टूबर 1756 में सिराजुद्दौला ने हराया और मार डाला। बची घसीटी बेगम। घसीटी बेगम को यह महल लेकर आया था सिराजुद्दौला। क्लियर? और यहां पर आपने देखा कि फोर्ट विलियम पर पूरा अधिकार तो कर लिया 20 जून 1756 को। क्लियर है? किसने? सिराजुद्दौला ने। तो इस प्रकार सिराजुद्दौला ने यहां तक अंग्रेजों को, शौकत जंग और घसीटी बेगम, इन तीनों लोगों को ठीक कर दिया। क्लियर है? अब देखिए यहां पर यह चर्चा हुई है कि काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना घटी, ये क्या है? देखिए इस बात को समझिए जरा कि एक ब्लैक होल का मतलब यह था, एक कमरा था, इस कमरे की लंबाई थी 18 फीट और इसकी जो चौड़ाई थी वो 14 फीट 10 इंच थी।
यानी 18 बाई 14 फीट 10 इंच का ये कमरा था। और 20 जून 1756 की बात है। कब की बात है? 20 जून 1756 की। और रात में इसमें 146 अंग्रेजों को बंद किया गया। कितने? 146 अंग्रेजों को इसमें बंद किया गया। किसके आदेश पर? सिराजुद्दौला के आदेश पर। जब यहां पर 146 अंग्रेजों को बंद किया गया 20 जून 1756 को, तो जब अगली बार अगले दिन 21 जून 1756 को ये खोला गया कोठरी, तो इसमें केवल 23 लोग जीवित बचे थे। 146 में से 23 लोग जिंदा बचे थे। इसी घटना को ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? ये बात स्पष्ट हो गई। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो ब्लैक होल की आप घटना के बारे में अभी सुन रहे हैं, इसके बारे में सबसे पहला जो वर्णन मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है? तो ये मिलता है हॉलवेल के द्वारा। हॉलवेल की एक किताब है जिसका नाम है एलाइव द वंडर। क्या नाम है? एलाइव द वंडर। और इसी एलाइव द वंडर में हॉलवेल ने इस ब्लैक होल की घटना के बारे में लिखा और इसी पुस्तक के आधार पर यह तथ्य आपको बताए गए। क्लियर? यहां पर देख लीजिए, लास्ट वाली लाइन में लिख रहा है कि सिराजुद्दौला का जो प्रधान शत्रु था वो पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, घसीटी बेगम और राजवल्लभ था। इन सभी के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कोरिलेट कर दिया था और डिटेल बता भी दिया कि किस प्रकार से सिराजुद्दौला ने इनसे अपना बदला भी लिया। क्लियर? तो ये आपका प्रश्न यहां पर कंप्लीट हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी? तो आप आसानी से बता देंगे सिराजुद्दौला के समय में। यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। 20 जून 1756 को कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद किया गया और 21 जून 1756 को देखा गया तो केवल 23 लोग जिंदा थे। इसी घटना को काल कोठरी या ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1757 में अंग्रेजों के विरुद्ध सिराजुद्दौला के अभियान का तात्कालिक कारण क्या था? देखिए, ये वही आक्रमण पूछ रहा है या ये वही अभियान के पूछ रहा है जो कि 1756 में सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के विरुद्ध स्टार्ट किया था। आपको मैंने बता दिया था कि 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर आक्रमण किया और अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण किया और उसके बाद 16 जून 1756 को फोर्ट विलियम कलकत्ता को घेरा इसने। उसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार से फोर्ट विलियम का गवर्नर ड्रेक और सेनापति मिंचन वहां से फुल्टा द्वीप के लिए भागे और उसके बाद आपने देखा कि 20 जून 1756 को नवाब ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया था। ये उसी अभियान की चर्चा आपसे कर रहा है। तो उस अभियान पर जाने का कारण क्या था? तो मैंने आपसे ये चर्चा की थी कि जब अंग्रेजों को नवाब के द्वारा ये मैसेज गया कि वो किले की घेराबंदी न करें, उसके बाद भी किले की घेराबंदी की गई, तो इसको नवाब ने अपनी संप्रभुता पर आक्रमण माना और बिना अनुमति के किले घेराबंदी को उसने ठीक नहीं समझा और इस प्रकार से उसने अभियान का प्रारंभ किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। नवाब की अनुमति या उनकी जानकारी के बिना अंग्रेजों के द्वारा जो कलकत्ता में अतिरिक्त किलेबंदी की गई, इसी वजह से ये अभियान किया गया सिराजुद्दौला के द्वारा। तो सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 1756 में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा आक्रमण किए जाने का तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिए, सेम प्रश्न है, सेम वही प्रश्न उसी कॉन्सेप्ट का है। तो यहां पूछा जा रहा है कि 1756 में क्यों? तो अभी आपने देखा था कारण, तो यहां पर कारण क्या हो जाएगा कि किलाबंदी को लेकर। तो यहां पर जरा ऑप्शन को देखिए, यहां पर देखिए डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। कलकत्ता की किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इनकार कर देना, यानी वो जो किलाबंदी कर रहे थे अंग्रेज, जब यहां से मना किया गया, वो नहीं माने, तब जाकर सिराजुद्दौला ने 1756 में अंग्रेजों के खिलाफ इस अभियान की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि राजवल्लभ, घसीटी बेगम, शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे? देखिए, अभी मैंने आपसे कहा था और ये बात मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि प्रश्नों को 360 डिग्री में पढ़ने का ये प्रयास करिए और जब भी आप प्रश्न पढ़ें तो ये देख लें कि इस प्रश्न के कितने डायमेंशन हो सकते हैं पूछे जाने के। याद करिए, अभी मैंने इस पर आपसे डिटेल चर्चा की थी। क्या आप शौकत जंग को नहीं जान रहे हैं, जो कि सिराजुद्दौला की मौसी का लड़का था? जब इसने नवाबी पर अपना दावा किया तो हिंदू राजवल्लभ ने इसका समर्थन किया था और जो सिराजुद्दौला की दूसरी मौसी थी जिसका नाम घसीटी बेगम था, इसने भी समर्थन किया था। तो यहां पर आप राजवल्लभ, घसीटी बेगम और शौकत जंग, इन तीनों के बारे में डिटेल जान रहे हैं, तो आप सीधा यहां पर जवाब करेंगे विकल्प बी, सिराजुद्दौला। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अलीनगर की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो देखिए, अलीनगर की संधि की बात करें तो सबसे पहले इसका आंसर कर लीजिए, उसके बाद इस बात पर डिटेल चर्चा करते हैं कि अलीनगर की संधि किस परिप्रेक्ष्य में हुई थी। तो याद रखिएगा, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। पूरी डेट याद रखेंगे, 9 फरवरी 1757 को। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। आइए जरा देखते हैं कि अलीनगर की संधि के बारे में आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या बात ध्यान में रखनी है। यहां पर मैंने अभी पिछले प्रश्न में एक चर्चा की थी आपसे कि 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। ये बात हो गई थी। उसके बाद मैंने आपसे यह भी बताया था कि सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर लिया था। सिराजुद्दौला के कलकत्ता पर अधिकार हो जाने की खबर जब अंग्रेजों के पास पहुंची तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मद्रास से सेना की एक टुकड़ी जाकर कलकत्ता पर फिर से अधिकार करेगी और इसके लिए उन्होंने 2 टुकड़ियां बनाई, एक नौसेना की और दूसरी पैदल सेना की। याद रखिएगा, जो नौसेना की टुकड़ी थी इसका नेतृत्व एडमिरल वाटसन कर रहे थे और जो पैदल सेना की टुकड़ी थी इसका नेतृत्व क्लाइव कर रहा था। याद रखिएगा,
जब ये टुकड़ी वहां पहुंची तो उसके बाद 2 जनवरी 1757 को, कब 2 जनवरी 1757 को क्लाइव ने कलकत्ता पर फिर से अधिकार कर लिया। और जब अधिकार क्लाइव का हो गया तो सिराजुद्दौला विवश होकर क्लाइव के साथ 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि करता है। इसका नाम अलीनगर की संधि क्यों पड़ा? क्योंकि मैंने आपसे बताया है कि सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था। क्लियर हो गया? अब यहां पर इस बात पर गौर करते हैं कि इस अलीनगर की संधि में क्या क्या बात डिसाइड हुई। सबसे पहली बात तो ये कि इस संधि के तहत नवाब को 3 लाख रुपए अंग्रेजों को हर्जाने के तौर पर देना पड़ेगा। क्लियर? दूसरी बात, अंग्रेजों को अपने सिक्के ढालने का अधिकार भी मिल गया। तीसरी बात कि किलेबंदी भी कर सकेंगे, इस बात का भी अधिकार मिल गया। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको अलीनगर की संधि के संदर्भ में ध्यान में रखनी होगी। अब आपने जैसे ये पूरा सीक्वेंस देखा, सिराजुद्दौला के दौर में जो जो घटनाएं हुई थी उस पूरी घटनाओं का कालानुक्रम आपके सामने आ गया। क्लियर? पूरी कालानुक्रम की जो भी समस्या है उस सारी समस्या दूर कर दी जाएगी। अगला देखिए, हाँ यहां पर एक बात और मैं कोरिलेट कराना चाह रहा था कि देखिए जब क्लाइव और वाटसन को यहां पर एक सफलता मिल गई अलीनगर की संधि के संदर्भ में तो इनका मन और बढ़ गया। उसके बाद क्लाइव और वाटसन ने 23 मार्च 1757 को कहां पर इसने छीन लिया? फ्रांसीसियों से चंद्रनगर को छीन लिया। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है ये स्टेटमेंट टाइप का प्रश्न है आपसे और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आइए जरा स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। अब जरा यहां पर इस बात को देखिए, पानीपत की तृतीय युद्ध की जो बात है तो आपको पता है कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध था ये 14 जनवरी 1761 को हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? तो आपको पता है कि मराठों के बीच में हुआ था। और इसमें मराठों के साथ इसका सेनापति कौन था जिसको लीड कर रहा था? सदाशिव राव। इस पे मैंने आपसे चर्चा की है। तो याद रखिएगा कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुआ था? मराठों के बीच में हुआ था। क्लियर? न कि इब्राहिम लोदी के बीच में। तो यहां पर यह आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्लियर? तो स्पष्ट याद रखेंगे, पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था 14 जनवरी 1761 को। और मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो याद रखिएगा सदाशिव राव। अगले स्टेटमेंट को देखिए, पूछा जा रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। ये भी स्टेटमेंट गलत है। आगे जो टॉपिक कवर होगा उसमें जो राज्य है उनसे संदर्भित आप देखेंगे तो उसमें इस पर डिटेल चर्चा होगी। लेकिन यहां पर 2 बातें मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ और किस युद्ध में टीपू सुल्तान की डेथ हुई। देखिए याद रखिएगा, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था ये 1790 से 1792 के बीच में हुआ, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और जो टीपू सुल्तान मारा गया था वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। और ये जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1799। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई। तो इस प्रकार से ये दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया था। अब देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सिराजुद्दौला की बात हो रही है। अभी हम लोगों ने सिराजुद्दौला की बहुत सारी घटनाओं को देखा। अब आपको मैं सिराजुद्दौला के साथ ये जो प्लासी का युद्ध लगा हुआ है इसको मैं डिटेल आपको करूंगा। देखिए तो ये बात स्पष्ट हो गई कि यहाँ पर केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि ये जो प्लासी का युद्ध है ये क्या कह रहा है। सबसे पहले हम लोग प्लासी के युद्ध को कवर करेंगे, उसके बाद बाकी युद्ध को यहाँ पर देखेंगे। देखिए जो प्लासी का युद्ध है ये 23 जून 1757 को हुआ था। और याद रखिएगा प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अब जरा समझिए कि ये क्या मैटर है। सबसे पहले बात समझिए कि प्लासी है कहां पर, क्योंकि यहां से भी संदर्भित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में ये जो मुर्शिदाबाद था यहां से 32 किलोमीटर दूरी पर, उस समय जो राजधानी थी मुर्शिदाबाद, वहां से 32 किलोमीटर की दूरी पर एक जिला है नदिया जिला। इस नदिया जिले के पास एक नदी है भागीरथी नदी, इसी के तट पर प्लासी का मैदान है और यहीं पर प्लासी का युद्ध हुआ था। क्लियर? ये भी बात आपको स्पष्ट हो गई कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और अंग्रेजों के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। लेकिन यहां पर कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अभी आपने स्टेटमेंट में देखा था कि मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ धोखेबाजी कर दी थी, अंग्रेजों के साथ ये मिलकर षड्यंत्र कर दिया। अब ये समझ लेते हैं कि षड्यंत्र का हिस्सा कौन कौन थे, यहां से भी प्रश्न आपसे बनता है। तो याद रखिएगा राय दुर्लभ ये कौन था? ये सेना नायक थे। और मीर जाफर ये नवाब का सेनापति था। इन दोनों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र किया और युद्ध में अपने आप को बहुत निष्क्रिय कर लिया। याद रखिएगा सिराजुद्दौला के विरुद्ध केवल राय दुर्लभ और मीर जाफर ही नहीं थे, इसके अलावा खादिम खां, अमीन चंद्र, जगत सेठ और ये सभी लोग मिलकर सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे और अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। क्लियर? देखिए जब प्लासी में युद्ध शुरू होने लगा तो जैसा कि अभी हमने आपसे बताया कि राय दुर्लभ और मीर जाफर ये दोनों बहुत निष्क्रिय थे, बस दिखने के लिए वहां पर थे। ज्यादा मोर्चा संभाला था मीर मदान ने। मीर मदान और मोहन लाल इनके नेतृत्व में जो सैनिक टुकड़ी थी उन्होंने ही अंग्रेजों के साथ मुकाबला किया। क्लियर? मीर मदान सिराजुद्दौला का बहुत खास आदमी था। देखिए यहां पर जब देख लिया नवाब ने कि यहां मामला गड़बड़ हो रहा है
तो उसने कहा कि अब यहाँ से भागने की ज़रूरत है। तो जब वो भागा मुर्शिदाबाद के लिए, तो मीर जाफ़र के लड़के का नाम था मीरन। इसी मीरन ने इसकी हत्या करवा दी। किसकी? सिराजुद्दौला की। क्लियर है? ये बात स्पष्ट हो गई। जब सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी मीर जाफ़र के लड़के मीरन ने, तो उसके बाद और उसके पिता मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों का साथ दे ही दिया था। तो उसके बाद ये बात तय हो गई थी कि अब मीर जाफ़र को नवाब बनाया जाएगा, और यही हुआ भी। 29 जून 1757 को क्लाइव ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। अगर हम बात करें कि इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ, तो देखिए इस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करने की प्रक्रिया का आरंभ कर दिया। कुछ विद्वानों का यह मत था कि प्लासी के युद्ध में जब अंग्रेजों की विजय हुई, तो भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रख दी गई। कहने का मतलब यह है कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का यह प्रारंभ माना जाता है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जो विद्वान हैं उनकी स्टेटमेंट से संदर्भित प्रश्न भी पूछा जाता है। तो इसी तरह एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि किस विद्वान ने यह कहा कि 23 जून 1757 को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हुआ और आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट था जदुनाथ सरकार का। और अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि यह किसका स्टेटमेंट है कि एक स्थायी दुख भरी रात किसको कहा गया, तो याद रखिएगा नवीन चंद्र सेन ने प्लासी के युद्ध के परिणाम के संदर्भ में कहा कि यह एक स्थायी दुख भरी रात है। कहने का मतलब है कि भारत में अब अनंत अंधकारमयी रात्रि का प्रारंभ हो गया है। क्लियर? ये पूरी बात आपको प्लासी के युद्ध के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में। तो देखिए अभी तो डिटेल चर्चा हो गई। पूछ रहा है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किस में पराजित हुआ था, तो यहां पर सही जवाब होगा विकल्प ए, प्लासी के युद्ध में। ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां देखिए प्लासी के युद्ध के बारे में कुछ डिटेल बातें दी गई हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में भागीरथी के किनारे प्लासी के मैदान में, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में है, यहां पर युद्ध होता है। इस युद्ध में दोनों जो सेनाएं होती हैं वो आमने सामने थी, लेकिन इसमें मीर जाफर और जो राय दुर्लभ थे, इन दोनों ने सिराजुद्दौला के साथ चीटिंग की। लेकिन सिराजुद्दौला की तरफ से मोहनलाल और मीर मदान, ये दोनों की जो सेना थी वो लड़ रही थी। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें ब्रिटिश सेना आसानी से जीत जाती है क्योंकि सभी मिले हुए थे उसकी तरफ से। जब ये नवाब को लगता है कि यहाँ से भागना उचित था, तो सिराजुद्दौला ने मुर्शिदाबाद भागने का निर्णय लिया। मैंने अभी आपसे बताया कि मीर जाफर के लड़के मीरन ने उसकी हत्या करवा दी, और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रख दी। क्लियर? इसका प्रतिफल क्या हुआ कि बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि हो गई। क्लियर? यहां देखिए स्टेटमेंट भी कोट किया गया है। नवीन चंद्र सेन ने प्लासी के युद्ध के बारे में कहा कि यह एक स्थायी दुख भरी रात थी। कहने का मतलब यह है, स्थायी दुख भरी रात का मतलब कि भारत में अब अनंत अंधकारमयी रात्रि का प्रारंभ हो गया। वहीं यदुनाथ सरकार कहते हैं कि 23 जून 1757 को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हुआ और आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। क्लियर? तो ये बातें अभी आपसे डिटेल चर्चा भी हो चुकी थी। अगला देखिए, अगला करा कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, तो पूरी डेट याद रखिएगा 23 जून 1757 को। तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे है। तो अभी आपने देखा प्लासी किस नदी के किनारे, भागीरथी नदी के किनारे। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प सी। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि प्लासी का जो युद्ध वाला मैदान है वो किस राज्य में है। तो ये भी आपने देखा है, कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल। तो यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था। इस पे भी चर्चा हो चुकी है। अब इसका आसानी से इसका भी आंसर आप दीजिए। देखिए प्लासी के युद्ध का ब्रिटिश विजय पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो आप आसानी से कहेंगे कि बंगाल में नवाब पर अब ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि हो गई थी। क्लियर? तो यहां पर आप देख रहे हैं बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया। अभी मैंने आपसे चर्चा की थी कि जो प्लासी का युद्ध था, इसकी विजय ने दो बातें थी, बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना की प्रक्रिया का आरंभ किया, और विद्वानों का यह भी मानना है कि प्लासी के युद्ध में विजय से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रख दी गई, अर्थात भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ। क्लियर? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक स्थायी दुख भरी रात कहा था। तो ये भी बात स्पष्ट हो गया, स्थायी दुख भरी रात का मतलब कि भारत में अनंत अंधकारमयी रात्रि का प्रारंभ हुआ। तो ये स्टेटमेंट किसका था, बिल्कुल याद रखिएगा, नवीन चंद्र सेन का था। तो यहां पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बंगाल में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने नवाब के पद को क्यों बनाए रखा, यानी जब वो जीत गए थे तो उन्होंने नवाब के पद को खत्म क्यों नहीं कर दिया। तो देखिए यहां पर अगर हम इस पर चर्चा कर लें तो जो विकल्प है इनको जरा आप ध्यान से देखिए, तो आप ये पाएंगे कि जो अंग्रेज थे वो ये सोचते थे कि अभी वो इस व्यवस्था के साथ
इतने असंगत नहीं हुए कि इस पद को ही समाप्त कर दिया जाए। दूसरी बात, अंग्रेजों की उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी कि ये पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और इतने लोग कि ताकि वो पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में ले सकें। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने नवाब के पद को बनाए रखा। और ऑप्शन क्या करें कि मुस्लिम भावना को अनुकूल रखना, ऐसा नहीं था। मुगल बादशाह के प्रत्युत्तर से डरते थे, ऐसा भी नहीं था। और मीर जाफर के तर्क को स्वीकार कर चुके थे, ऐसा भी नहीं था। तो यहां पर आप देख रहे थे विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिएगा। और आपने ये देखा था कि प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था और वो उनकी कठपुतली बनकर काम करेगा। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नवाब के पद को बनाए रखा था। दूसरी बात कि उस समय जो तात्कालिक राजनीतिक और प्रशासनिक जो परिस्थितियां थी, कंपनी के पास इतने लोग भी नहीं थे और न ही इतने पर्याप्त उनके पास संसाधन थे कि वो सीधे उस उत्तरदायित्व को स्वीकार कर लें। यही सब कारण थे कि वो नवाब के पद को समाप्त नहीं कर रहे थे। कुछ इतिहासकारों ने बंगाल की लूट का भी जिक्र किया इसके संदर्भ में। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और अगर निजामत स्वयं शोषण करती तो जनता के प्रति वो स्वयं जिम्मेदार हो जाती। इस तरह की भावना भी थी। तो यही कारण था कि वो नवाबों के माध्यम से शोषण करना चाहते थे, व्यवस्था का दुरुपयोग करना चाहते थे, सीधे उनके ऊपर कोई आंच न आए। यही सब कारण थे जिसको मिलाकर यह कहा जाता है कि नवाब के पद को इन्होंने इन्हीं कारणों से खत्म नहीं किया। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवाब सिराजुद्दौला के प्रति स्वामी भक्ति विशिष्ट थी। पूछा जा रहा है इनमें से कौन ऐसा है जो नवाब सिराजुद्दौला के प्रति बहुत स्वामी भक्त भाव से था। तो अभी मैंने आपसे चर्चा की थी कि उसका नाम क्या है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा, उसका नाम है मीर मदान। क्या नाम है? मीर मदान। क्योंकि आपसे मैंने बताया था कि जब राय दुर्लभ और मीर जाफर जब सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहे थे, तो मीर मदान और मोहनलाल के नेतृत्व वाली सैन्य टुकड़ी अंग्रेजों का मुकाबला कर रही थी। क्लियर? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। मीर मदान जो था ये नवाब सिराजुद्दौला के प्रति स्वामी भक्त भाव से रहता था। और जो विरोध में थे, जो क्लाइव की तरफ से मिले हुए थे, वो कौन कौन से थे? तो नवाब के सेनापति मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, अमीन चंद, ये सभी लोग मिले थे। और इसमें एक नाम और ऐड कर लीजिएगा, खादिम खां। क्लियर? तो ये सभी लोग मिले हुए थे। और जो इनका सहयोग कर रहा था सिराजुद्दौला का, वो कौन था? मीर मदान। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मीर जाफर था। मीर जाफर कौन था? तो देखिए मीर जाफर कौन था, तो आपका सही जवाब होगा मीर जाफर बंगाल का नवाब था। सी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, इसको जरा समझिए कि इसका ड्यूरेशन कब से कब तक है। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि मीर जाफर का जो समय था वो 1757 से लेकर 1760 तक था। कब तक? 1757 से लेकर 1760 तक था। यहां पर कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहली बात यह ध्यान रखिएगा कि जब मीर जाफर बना बंगाल का नवाब, तो यहां पर याद रखिएगा कि जो समय था ये कैसा समय था? ये समय बंगाल में कंपनी ने नृप निर्माता के रूप में अपने आप को शुरुआत कर रही थी। नृप निर्माता मतलब राजा निर्माण करने की भूमिका में थी। ये तय कर रही थी कि अब कौन यहाँ का नवाब बनेगा और हमारी कठपुतली बनकर वो काम करेगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस मीर जाफर के समय से ही अंग्रेजों ने धीरे धीरे नवाब के अधिकार को समाप्त करना भी शुरू कर दिया था। दूसरी बात कि मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जमींदारी पुरस्कार के तौर पर दे दी थी। क्लियर? इसीलिए तो ये अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के खिलाफ, ताकि वो नवाब बन पाए। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया तो इसको प्रथम क्रांति के नाम से जाना जाता है। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजों ने अपनी कई सारी नीतियों में परिवर्तन भी करना शुरू किया और मीर जाफर अपनी रक्षा और अपने पद के लिए अंग्रेजों पर निर्भर रहना शुरू हो गया। और अभी हमने आपसे बताया था कि मीर जाफर के समय से ही अंग्रेजों ने धीरे धीरे नवाब के अधिकार को, यानी सैन्य अधिकार को, शक्तियों को नवाब के कम करना शुरू कर दिया और इसको कंपनी के हाथों में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि 25 फरवरी 1760 को क्लाइव इंग्लैंड वापस चला जाता, 25 फरवरी 1760 को। और उसके बाद जो कार्यवाहक गवर्नर बनता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है हालवेल। उसका नाम क्या है? हालवेल। हालवेल ने यह सुझाव दिया था कि मीर जाफर की जगह पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देना चाहिए। जब रेगुलर स्थायी गवर्नर बन के आता है बेंसी टाट। कौन है? बेंसी टाट। और यह कब आता है? 1 जुलाई 1760 को। अब जरा इस पूरी कड़ी को जोड़िए। 25 फरवरी 1760 को क्लाइव इंग्लैंड चला गया, उसकी जगह पर कार्यवाहक बना हालवेल। हालवेल ने सुझाव दिया कि मीर जाफर की जगह पर मीर कासिम बने। जब 1 जुलाई 1760 को स्थायी गवर्नर बेंसी टाट आया तो उसने कार्यवाहक गवर्नर हालवेल के सुझाव को सही माना और उसके बाद मीर जाफर के दामाद को, मीर कासिम नाम था, इसको बंगाल का नवाब बना देता है। क्लियर? तो अब मीर जाफर की जगह पर मीर कासिम बंगाल का नवाब होगा। क्लियर है? तो अब यहां से आगे हम लोग बढ़ेंगे। यही बात लास्ट लाइन में दी गई थी कि 1760 में मीर जाफर की जगह पर मीर कासिम को नवाब बनाया गया। क्लियर? इसके पीछे की क्या कहानी थी ये भी हमने आपसे बता दी। अगला देखिए,
अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। क्या मोड़ आया? तो देखिए, पहला ही स्टेटमेंट आपको तुरंत मिल गया, क्या मोड़ आया। हमने आपसे बार बार ये चर्चा की कि मीर जाफर के समय से अंग्रेजों ने धीरे धीरे नवाब के अधिकारों को समाप्त करना शुरू किया। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, सैन्य सैन्य नवाब के अधिकारों का समाप्त होना प्रारंभ हो गया। अगला करा कि बंगाल की इन जिलों की पहचान कीजिए जिनके राजस्व प्रशासन को 1760 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित करके मीर कासिम बंगाल की नवाबी प्राप्त करता है। देखिए, हम लोगों ने ये बात कर ली थी ना कि किसके कहने पर और किसके द्वारा मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन इसमें एक संधि भी हुई थी। हुआ क्या कि जब मीर कासिम नवाब बन गया तो इसके नवाब बनने के बाद 27 सितंबर 1760 को मीर कासिम ने एक संधि की। इसके तहत वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जिले को अंग्रेजों को स्थायी रूप से दे दिया। किसकी बात हो रही है? मैं बात कर रहा हूं वर्धमान की, मिदनापुर और चटगांव। यही बात आपसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। अब आप देख लीजिए, वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव, ये आपके विकल्प ए में है। क्लियर? तो सीधे आपका जवाब क्या होगा? विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब आइए जरा देख लेते हैं मीर कासिम को भी। जैसे आपने अभी तक के नवाब को देखा, अब आप जरा मीर कासिम को समझिए। पहली बात तो आप जान गए कि मीर कासिम जब नवाब बना तो 27 सितंबर 1760 को मीर कासिम ने एक संधि की। इसके तहत वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव को अंग्रेजों को स्थायी तौर पर इसने सौंप दिया। हमने ये भी आपसे बता दिया था कि मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम, जो कि पश्चिम बंगाल का नवाब बना था। क्लियर? यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस मीर कासिम ने मुंगेर में तोपों और तोड़दार बंदूक बनाने की व्यवस्था भी स्टैब्लिश की थी। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। दूसरी बात याद रखिएगा कि मीर कासिम ने अपनी सेना के गठन का यूरोपीय पद्धति करने के लिए एक जर्मन व्यक्ति था जिसका नाम था समरू। क्या नाम था? समरू। याद रखिएगा, इस समरू को अपना सेनापति नियुक्त कर लिया था। ये कहाँ का था? जर्मन का था। और इसको समरू को अपना सेनापति नियुक्त करने के पीछे कारण क्या था मीर कासिम का? तो वो चाहता था कि सेना का यूरोपीय पद्धति से पुनर्गठन हो जाए। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई। यहां पर एक बात और ध्यान में आपको रखना है कि अंग्रेजों का इतना प्रभाव इसकी तरफ हो गया था कि इसने अपनी राजधानी को बदलने का निर्णय लिया। और याद रखिएगा कि मीर कासिम ने राजधानी बदलकर मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दी। कहां पर? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। अब मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं, एक राजधानी और बदली गई थी बंगाल के नवाब के द्वारा। वो किसके द्वारा बदली गई थी? तो आपको याद होगा निश्चित रूप से, मुर्शीद कुली खान ने ढाका से मुर्शिदाबाद की थी। क्लियर? तो मुर्शीद कुली खान ने ढाका से मुर्शिदाबाद की और मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। क्लियर? यहां पर जो अगली बात आपको ध्यान में रखनी है कि अंग्रेजों के साथ बहुत दिनों तक सबका तालमेल सही नहीं चल सकता है, क्योंकि वो इतना उसमें खिचड़ पेच करते थे कि कोई भी नवाब परेशान हो जाए। अब यही काम हो गया मीर कासिम के साथ भी। क्या हो गया? अंग्रेज जब दस्तक का दुरुपयोग करने लगे और उसके बाद अंतरराज्यीय व्यापार का पूर्ण उन्मूलन किया गया, फिर मीर कासिम का दिमाग घूम गया। और जब मीर कासिम का दिमाग घूमा तो मार्च 1763 में 2 वर्ष के लिए उसने पूरे के पूरे व्यापारिक कर और चुंगी को ही समाप्त कर दिया। कहा कि ऐसा है कि पूरे व्यापारिक कर और चुंगी को ही हम समाप्त कर देंगे। क्लियर? तो ये देखिए, अगर किसी ने ये निर्णय लिया होगा तो आप जरा उसकी मनोदशा को सोच के देखिए कि कितना वो परेशान रहा होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये निर्णय हुआ क्यों? क्योंकि अंग्रेज दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे और अंतरराज्यीय व्यापार का पूर्ण उन्मूलन किया गया था। क्लियर? अब देखिए, मीर कासिम के इस निर्णय का अंग्रेजों ने विरोध किया और याद रखिएगा, मीर कासिम के विरुद्ध औपचारिक बक्सर युद्ध की घोषणा कर दी गई। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो ये देखिए, लिखा भी है कि दस्तक का दुरुपयोग और अंतरराज्यीय व्यापार के उन्मूलन के कारण कासिम ने मार्च 1763 को 2 वर्षों के लिए समस्त व्यापारिक करों और चुंगियों को समाप्त कर दिया था। क्लियर? अब आप देख रहे हैं आगे यही 1764 में बक्सर का युद्ध होगा। ठीक है? तो यहां तक की पूरी बात आपने देख ली। आपने ब्लैक होल की घटना भी करा दी, अलीनगर की संधि भी करा दी, प्लासी का युद्ध भी करा दिया और विभिन्न बंगाल के नवाबों को आप बनाते भी रहे और बिगाड़ते भी रहे। अब अगले प्रश्न पर चलिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, मीर कासिम। अभी हम लोगों ने चर्चा की है, तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर जरा एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने एस्पिरेंट्स यहाँ पर प्रश्न की इंग्लिश मीनिंग को देख रहे हैं वो जरा यहाँ पर इसको चेंज कर लेंगे, क्योंकि इंग्लिश मीनिंग देखिए लिखा है कि हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द इंसिडेंट ऑफ ब्लैक होल टुक प्लेस। प्रश्न में, इंग्लिश मीनिंग वाले प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब ब्लैक होल की घटना हुई थी तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? इस कंडीशन में आपका जवाब होता सिराजुद्दौला। क्लियर? लेकिन यहां पर आपको यह देखना है इसकी इंग्लिश मीनिंग के अकॉर्डिंग कि किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, तो आपका जवाब हो जाएगा विकल्प डी। हाँ, ये हिंदी मीनिंग के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर करेंगे। क्लियर है? और अगर आपसे ये पूछा जाता कि किसने ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की, तब आपका जवाब होता मुर्शीद कुली खां। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े की मुख्य वजह क्या थी? हम लोगों ने चर्चा की थी। इसमें पहला लिखा है कि राम नारायण की हत्या, दूसरा लिख रहा है कि राजधानी का मुंगेर स्थानांतरण। ये दोनों नहीं थे।
मेन झगड़े की वजह तो कुछ और थी, उसके बाद ही तो राजधानी स्थानांतरित हुई। तो यहाँ पर झगड़े की वजह मैंने आपसे 2 बताई थी। यहाँ पर देखिए सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी विकल्प, कंपनी द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार का पूर्ण उन्मूलन। मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि जो ये मीर कासिम है, ये इतना परेशान हो गया था दस्तक के दुरुपयोग और साथ ही साथ अंतरराज्यीय व्यापार के पूर्ण उन्मूलन का, कि इसने ये निर्णय लिया मार्च 1763 में कि वो 2 वर्षों के लिए समस्त व्यापारिक कर और चुंगियों को समाप्त कर देगा। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखेंगे, सी विकल्प यहाँ पर आंसर होगा। अगला पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ विकल्प निर्णायक पूछ रहा है। याद रखिएगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रश्न में ऑप्शन जो दिया गया है, इसमें प्लासी का युद्ध भी है और बक्सर का भी। अगर आपसे ये कहा जाए कि भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता, यानी उसके बाद बिल्कुल पैर जम गए, तो वो है बक्सर का युद्ध। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको यहाँ पर बक्सर के युद्ध को समझना है कि बक्सर का युद्ध किस प्रकार से हुआ। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि जो बक्सर का युद्ध हुआ, ये 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। पिछले प्रश्न में हमने इस पर चर्चा भी की थी। पिछले प्रश्न का कहने का मतलब है कि पिछली बार जब क्लास ली गई थी तो उसमें इस बात पर डिटेल चर्चा हुई थी कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। यहाँ पर मैं आपको ये याद दिला दूं कि ये चर्चा जब मैं आपसे शाह आलम द्वितीय के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था तो वहां मैंने ये की थी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि किस संदर्भ में ये बक्सर का युद्ध हुआ था। देखिए, आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इसमें मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला, ये तीनों मिले हुए थे और इनकी लड़ाई हो रही थी किससे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। और तीनों क्यों मिले हुए थे ये बात आप जानते हैं। क्लियर है? मीर कासिम की क्या स्थिति हुई थी, अभी आपने पढ़ा है कि जब इसने ये निरस्त कर दिया था समस्त व्यापारिक कर, तो उसके बाद अंग्रेजों ने ये निर्णायक बक्सर युद्ध का ऐलान कर दिया था। शाह आलम द्वितीय ये अंग्रेजों के आतताई और जबरन व्यवस्था से परेशान था, मुगल शासक। और उधर सुजाउद्दौला के संदर्भ में भी आपने देखा था कि किस प्रकार से ये परेशान था। ये तीनों ने एक त्रिगुट का निर्माण किया था अंग्रेजों के खिलाफ, और बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को। ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे हेक्टर मुनरो, और मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने संयुक्त सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। क्लियर है? और आपको याद होगा इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इसके बाद जो समझौता होता है वो होता है इलाहाबाद की संधि का। क्लियर है? तो वो भी चर्चा होगी। क्लियर? तो ये बात आपने देखा, और इस युद्ध ने अंग्रेजों की शक्ति को सुदृढ़ और स्थायित्व प्रदान किया, और साथ ही साथ भारतीय दासता के युग का प्रारंभ हो गया। अब जरा समझिए कि इस समय किसका था। इस समय बंगाल का नवाब कौन था? यहां से भी प्रश्न बनता है। याद रखिएगा, मीर कासिम को हटाते हुए अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध का ऐलान किया था। इसका मतलब ये तो स्पष्ट है ना कि बक्सर का युद्ध जब हुआ तो उस समय मीर कासिम नवाब नहीं था बंगाल का। क्लियर है? ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो प्रश्न उठता है कि फिर बंगाल का नवाब कौन था। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, इस समय मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है। जरा समझिए, याद रखिएगा, मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बनाया जाता है। जब मीर कासिम हटता है तो मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बनाया जाता है। जब मीर जाफर दूसरी बार बंगाल का नवाब बनता है तो ये 1763 से लेकर 1765 तक के लिए बनता है। 1763 से 1765 तक के लिए बनता है। याद रखिएगा, 1763 में मेजर एडम्स को मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा गया। किसके विरुद्ध? मीर कासिम के विरुद्ध। किसको? मेजर एडम्स को। और उसने कई स्थानों पर मीर कासिम को हराया। अंत में परेशान होकर मीर कासिम दिसंबर 1763 में अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास आ जाता है शरण के लिए। उसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार से मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने एक त्रिगुट बनाया अंग्रेजों के खिलाफ, और इसमें अंग्रेज जीत गए, और एक निर्णायक सफलता अंग्रेजों की ये मानी जाती है। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट होगी पूरी कहानी। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित हो गया, संस्थापित हो गया। तो यहां सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। मैंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए कई बार आपसे इस तरह के फैक्ट को शेयर किया है। अगला कह रहा है कि बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया था। कह रहा है कि बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ, तो याद रखिएगा, अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि अंग्रेजों के खिलाफ कौन कौन था? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, उसके बाद मीर कासिम था, और इसके अलावा सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था। क्लियर? तो इन सभी ने मिलकर किया था। तो यहां पर आपका ए विकल्प से हो जाएगा, शाह आलम, सुजाउद्दौला और कासिम। अगला देखिए, पूछ रहा है कि बक्सर के युद्ध में 1764 में कौन कौन मित्र था। तो मित्र कौन कौन था? तो अगर मित्र की बात करें तो इसमें हमने डिटेल चर्चा आपसे की है कि मित्र कौन था। तो अवध का नवाब, ये अवध का नवाब कौन था? सुजाउद्दौला। उसके बाद मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय। और बंगाल का नवाब, अब देखिए बंगाल का नवाब नहीं था, बंगाल का ये पूर्व नवाब था। क्लियर? याद रखिएगा, इसी तरह से ऑप्शन देके कंफ्यूजन खड़ा करते हैं। बंगाल का नवाब मित्र नहीं था, ये बंगाल का पूर्व नवाब था मीर कासिम। ठीक है? तो यहां पर आप देखेंगे जो सही जवाब होगा वो विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। क्लियर? लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिएगा कि जो मीर कासिम था उस समय बंगाल का नवाब नहीं था। उस समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। फिर से मीर जाफर बन गया था, और मीर जाफर का ड्यूरेशन मैंने आपको बता ही दिया है, 1763 से 1765 तक। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। याद रखिएगा इस बात को। अगला देखिए,
अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष कौन था? तो अभी हमने आपसे चर्चा की हेक्टर मुनरो। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन यहाँ पर सही है उसका चयन करिए। कह रहा है कि बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रोवाइड कर दी। तो ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पर। क्लियर है? अब देखिए, ये बात तो सही है कि बक्सर की लड़ाई ने इनको कुंजी तो दे दी। अगले स्टेटमेंट में कह रहा है कि 1765 में इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में मदद की। तो ये भी बात यहाँ पर सही है। इलाहाबाद की संधि आपने पिछली क्लास में पढ़ी है, उस आधार पे भी अगर आप इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से इलाहाबाद की पहली संधि और इलाहाबाद की दूसरी संधि में किस प्रकार से ब्रिटिशर्स को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में मदद मिली थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, एक बात तो स्पष्ट है आपको कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था ये 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। क्लियर? ये बाकी और बातें आपने डिटेल देख ली थी। याद रखिएगा, इलाहाबाद की संधि आपको पता है कि दो हुई थी, इलाहाबाद की पहली संधि और इलाहाबाद की दूसरी। बहुत समय इसमें नहीं लेंगे क्योंकि पूर्व में डिटेल में चर्चा हो चुकी है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी ये 12 अगस्त 1765 को हुई थी। यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें कुल 11 उपबंध थे। क्लियर? ये बात नई है, इसको आप शामिल करिए कि इसमें इलाहाबाद की संधि में कुल कितने उपबंध थे? 11 उपबंध हुए थे। अब जरा यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या बातें इसमें ली गई थी। देखिए, मुगल बादशाह को ब्रिटिश कंपनी के संरक्षण में लिया गया और इलाहाबाद में रहने के लिए कहा गया। इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र शाह आलम को दिए गए, मतलब ये देने की बात हुई। फिर जब इलाहाबाद की दूसरी संधि होगी तब आप देखेंगे कि अवध के नवाब सुजाउद्दौला इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर? दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शाह आलम ने 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ब्रिटिश कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी गई। क्लियर? तो देखिए, पिछले प्रश्न में ये पूछा भी गया था, ये क्लियर हो गया। अमाउंट भी ध्यान में रखेंगे, 26 लाख रुपए वार्षिक आधार पर। दूसरी बात कि शाह आलम द्वितीय को निजामत व्यय के रूप में ब्रिटिश कंपनी 53 लाख रुपए देगी, ये भी डिसाइड हुआ। दूसरी बात, कंपनी को उत्तरी सरकार यानी हैदराबाद के उत्तरी क्षेत्र की जागीरदारी भी प्राप्त हो गई। किसके तहत? याद रखेंगे, इलाहाबाद की पहली संधि के तहत। क्लियर? और इसमें टोटल मिलाकर 11 उपबंध थे। याद रखिएगा, ये जो पहली संधि हुई थी इस संधि के अकॉर्डिंग मुगल बादशाह जो था ये एक रबड़ स्टैंप की तरह हो गया और ये कंपनी का पेंशनर बन गया था। क्लियर? यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि कंपनी ने नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया, ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो संधि हुई इसमें नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। और दूसरी बात, जो मोहम्मद रजा खां था ये और राजा शिताब राय इनको बिहार का उप दीवान बनाया गया। कहने का मतलब ये था कि मोहम्मद रजा खां को मुर्शिदाबाद का उप दीवान और राजा शिताब राय को बिहार का उप दीवान बनाया गया। क्लियर? ये भी बात ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। क्लियर? तो जो मुर्शिदाबाद का उप दीवान बना वो कौन था? मोहम्मद रजा खां। और जो राजा शिताब राय थे ये बिहार के उप दीवान बने थे। क्लियर? ये बात स्पष्ट हो गई। और जो इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी वो कब हुई थी? तो यहीं पर उसको भी कोरिलेट कर लीजिए। 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी, जिसमें आपने देखा कि जो नवाब था अवध का, जिसका नाम क्या था? सुजाउद्दौला, उसने रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर ये 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद में ये इलाहाबाद की दूसरी संधि को किया। और इसमें अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने कड़ा और इलाहाबाद जिले को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया। और क्षतिपूर्ति के लिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कि जो इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी इसमें यह निर्णय लिया गया कि युद्ध की जो क्षतिपूर्ति है उसके लिए 50 लाख रुपए वो कंपनी को देगा। कौन? सुजाउद्दौला। अब देखिए कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा बक्सर के युद्ध का, 50 लाख रुपए हर्जाना भी इनको देने का निर्णय लिया गया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी इसमें दो बातें और प्रमुख रूप से आपको ध्यान रखना है कि जो चुनार है उस पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। और दूसरी बात कि अवध में ये डिसाइड हो गया, ये नवाब ने ये डिसाइड कर लिया कि जो अंग्रेजी कंपनी है ये बिना चुंगी के व्यापार कर सकेगी। और जो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गाजीपुर और जो बनारस की जागीर थी वो कंपनी के एक संरक्षक थे जिनका नाम था बलवंत सिंह, उनको सौंप दी गई थी। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है इलाहाबाद की दूसरी संधि के अंतर्गत। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अगस्त 1765 में संपादित इलाहाबाद की संधि के विषय में असत्य है? अब आपको देखना है कि जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 इसमें यह नहीं लिखा है कि इलाहाबाद की पहली या दूसरी, यानी आपको इलाहाबाद की संधि के परिप्रेक्ष्य में देखना है। पहला लिख रहा है कि इसमें 11 उपबंध थे, तो ये बात बिल्कुल सही है, अभी आपने देखा। दूसरे स्टेटमेंट में लिख रहा है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांतों के दीवानी का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस संधि के माध्यम से सौंपा गया। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से कंपनी को दे दी। और इसमें एक बात और आपने पढ़ी थी, अमाउंट भी मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूं, इस कार्य के बदले कंपनी ने उसे 26 लाख रुपए वार्षिक देने का निश्चय लिया था। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला स्टेटमेंट देखिए, लिख रहा है अगले स्टेटमेंट में कि इस संधि के द्वारा कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर संपूर्ण अवध
सुजाउद्दौला को दिया गया। तो ये भी आपने देखा था कि जो इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी उसमें इस निर्णय को अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने स्वीकार कर लिया और ये वादा किया कि वो कड़ा और इलाहाबाद को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे देगा। क्लियर है? तो ये भी बात यहाँ पर सही हो गई। अगला कह रहा है कि युद्ध के हार जाने के रूप में सुजाउद्दौला संधि के निष्पादन के तत्काल बाद 50 लाख रुपए एक किस्त में अंग्रेजों को देने के लिए सहमत हो गया। सहमत नहीं, ये बात देखिए, इसमें आधी बात सही कही गई, आधी बात गलत है। क्या सही है? सही ये बात थी कि ये निश्चित हुआ कि युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए उसने 50 लाख रुपए कंपनी को देने के लिए स्वीकार किया था, लेकिन ये नहीं कि संधि के निष्पादन के तत्काल बाद दे देगा और एक ही किस्त में दे देगा। क्लियर? इस तरह की शर्तें इसमें नहीं, तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। ये डी स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार दिया गया। तो ये बात स्पष्ट हो गई, किस गवर्नर के कार्यकाल में? तो आपका जवाब होगा क्लाइव के कार्यकाल में। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? डिटेल चर्चा हो चुकी है। अगला कह रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अनुदान 1765 में किसके द्वारा हुई संधि से प्राप्त हुआ? तो आपका जवाब क्या होगा? किसके द्वारा ये प्राप्त हुआ? तो आपको अभी बताया गया है किसके द्वारा? शाह आलम द्वितीय के द्वारा। मैंने आपको ये बताया कि इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई थी वो 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और किसके बीच में हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। और इस समय नवाब बंगाल का कौन बनाया गया था? नजमुद्दौला। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यही बात आपसे पूछी जा रही है। और इसी इलाहाबाद, अच्छा, इस प्रश्न को देखिए कैसे घुमा के पूछा गया। अब पहली बात तो ये पूछना चाह रहा है कि ये जो संधि हुई थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा देने की, ये किस में हुई थी? तो याद रखिएगा ये पहले में हुई थी। 12 अगस्त 1765 को ये डिसाइड हुआ था कि मुगल सम्राट बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से कंपनी को सौंप देगा। तो ये संधि किसके साथ मानी जाएगी? शाह आलम द्वितीय के साथ। ये प्रश्न बहुत अच्छे बनाया गया था। ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब प्रदान की गई? देखिए अब एग्जैक्ट डेट पूछ लिया गया, तो याद रखेंगे। अब तो आपको रट गया होगा 12 अगस्त 1765 को। यहां पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, अगला पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसको बनाया था? देखिए मैंने आपसे उसी समय कहा था कि इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसको बनाया गया था? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, मोहम्मद रजा खां को। क्लियर? यहाँ पर क्या होगा? ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में आपसे घटनाओं का सही क्रम बनाने के लिए कह रहा है। देखिए घटनाओं का जो सही क्रम बनाने की बात है ये बहुत टफ काम नहीं है। आप देखिए अगर आपको घटनाओं की सही समझ है तो आप उसका कालानुक्रम बहुत आसानी से बना पाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको सही वे में करना है। सबसे पहली बात काम ये करिए कि जो भी यहाँ पर दी गई बातें हैं वो आप उसको उसका ईयर फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे पहला लिखा है क्लाइव द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करना। आपको ये पता है कि ये बात डिसाइड कब हुई थी? इलाहाबाद की पहली संधि में 12 अगस्त 1765 को, कि मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से कंपनी को सौंपी थी। ये बात हो गई। तो देखिए अब उसके बाद प्राप्त करेगा ये समझौता हुआ, उसके बाद ये प्राप्त करेगा। दूसरा लिखा है क्लाइव का भारत में पुनरागमन। अब जरा यहाँ पर एक बात रुकिए, जरा एक बात यहाँ पर स्पष्ट करा दें कि बक्सर के, ये बात तो आप जानते हैं ना कि 25 फरवरी 1760 को इंग्लैंड वापस चला गया था क्लाइव, ये आप जानते हैं। याद रखिएगा जब बक्सर का युद्ध हो गया तो बक्सर के युद्ध के बाद मई 1765 में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आया। क्लियर? तो ये पुनरागमन भी हो गया कि मई 1765 में। क्लियर? 1765 में ये स्पष्ट हो गया। अगला लिख रहा है कि निजामत अधिकार नवाब को स्थानांतरित हुआ। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो निजामत का अधिकार नवाब को स्थानांतरित हुआ ये बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था है। याद रखिएगा आपको पता है कि बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 1772 तक था और 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी इसमें बंगाल में दोहरा शासन, इसी के तहत बंगाल में दोहरा शासन स्टैब्लिश हुआ और बंगाल के नवाब ने कंपनी को निजामत दी और मुगल सम्राट के द्वारा, शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी गई थी। क्लियर? तो ये बात आप समझेंगे। तो ये निजामत के अधिकार का स्थानांतरण हो गया। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि अगला है कि अपना अधूरा कार्य छोड़कर वापस जाना। याद रखिएगा ये किसके संदर्भ में बोल रहा है? क्लाइव के संदर्भ में। और मैंने आपको बता दिया 25 फरवरी 1760 को इंग्लैंड वापस गया था क्लाइव। क्लियर? तो देखिए अब आपको आसान हो जाएगा, सारी डेट आपको पता है, अब आप इसका कालानुक्रम बना लेंगे, यहाँ पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो पहले सबसे पहले आपको उसकी डेट फाइंड आउट करनी होगी। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि क्लाइव अपने कार्यों को छोड़कर 1760 में वापस गया। पूरी डेट याद रखिएगा 25 फरवरी 1760 को। फिर 1765 में आ गया था, मई 1765 में आ गया। भारत कंपनी का गवर्नर बनकर, मैंने आपको बताया कि बंगाल का गवर्नर बनकर आ गया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी और इलाहाबाद की संधि में ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी 12 अगस्त 1765 को। उसके बाद उसने निजामत अधिकार नवाब को सौंपा था और वो कब हुआ था? जब बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था स्टैब्लिश हुई थी। क्लियर? याद रखिएगा ये सारी बातें। और दीवान प्राप्त होने से क्या होता है? तो अंग्रेजों को राजस्व वसूलने का अधिकार मिल जाता है। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि दीवानी से अंग्रेजों को किसका अधिकार मिला?
तो ये बात स्पष्ट हो गई, दीवानी मिलने का मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला करा कि 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें कालानुक्रम की, तो युद्ध कौन कौन से दिए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है वांडीवास, बक्सर, अंबर और प्लासी। अब देखिए, जितने युद्ध दिए गए सारे युद्ध के बारे में आप जानते हैं। अब इनका कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। सबसे पहले ले लीजिए, पहले ईयर निकालिए। अगर हम वांडीवास के युद्ध की बात करें तो 22 जनवरी 1760 को। बक्सर के युद्ध की बात करें तो 22 अक्टूबर 1764 को। अंबर के युद्ध की बात करें तो अंबर का युद्ध कब हुआ था, याद रखिएगा, ये जो अंबर का युद्ध लिखा है इसको अंबूर का युद्ध भी बोलते हैं। ये 3 अगस्त 1749 को हुआ था, क्लियर। और उसके बाद है प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 को, क्लियर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले क्या हो जाएगा, अंबर का युद्ध, उसके बाद प्लासी का युद्ध हो जाएगा, उसके बाद वांडीवास का युद्ध, और उसके बाद बक्सर का युद्ध यहाँ पर हो जाएगा, क्लियर। तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। आइए, बी विकल्प यहाँ पर सही हो गया। देखिए, जो अंबर का युद्ध है, सबसे पहली बात इसको समझ लीजिए जरा। मैंने आपसे चर्चा की थी द्वितीय कर्नाटक युद्ध की। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ था, 1749 से 1754 में। मैंने उसमें आपको ये बताया था कि 2 गुट बन गए थे, हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर और कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर। और इसमें एक तरफ फ्रांसीसी हो गए थे, दूसरी तरफ अंग्रेज हो गए थे। यहां पर याद रखिएगा, ये जो अंबर का युद्ध है, या जिसको अंबुर का युद्ध भी कहते हैं, ये अंबर है बेल्लोर के पास, क्लियर है। और याद रखिएगा, इस अंबर के युद्ध में फ्रांसीसी, मुजफ्फरजंग और चांदा बाबा ये तीनों एक तरफ थे, और इन तीनों ने मिलकर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को इस अंबर के युद्ध में हरा दिया था, क्लियर। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन, जो कर्नाटक का उस समय नवाब था, उसको हरा दिया था फ्रांसीसी और मुजफ्फरजंग और चांद बाबा ने। देखिए, याद रखिएगा कि जो चांद बाबा है, इन्होंने फ्रांसीसियों के सहयोग से इतना ये प्रसन्न हो गया था युद्ध जब जीत गया, कि इसने पौंडीचेरी के पास 80 गांव पुरस्कार के तौर पर फ्रांसीसियों को दे दिए थे। इसी अंबर के युद्ध में हुआ था, और इसकी डेट पूरी याद रखिएगा, 3 अगस्त 1749 को, क्लियर। अगला प्लासी का युद्ध, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरी डेट याद रखिए, 23 जून 1757 को। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में डिटेल चर्चा हो चुकी है। वांडीवास का युद्ध 1760 में, 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक तौर पर हरा दिया, डिटेल आप जानते हैं। बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध के बारे में 22 अक्टूबर 1764 को, डिटेल अभी आपने पढ़ा है कि मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ये तीनों मिलकर लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ और हार गए, क्लियर है। तो पूरी बात आपको आपके जहन में रहनी चाहिए। अगला देखिए, अगला करा है कि यहां पर आपको सुमेलित करना है कि ये कौन कौन से लोग हैं। अब देखिए, यहां पर जरा सबसे पहली बात आती है दुर्लभ। अब देखिए, पूरा नाम नहीं लिखा है, लेकिन आप जानते हैं राय दुर्लभ, और आप ये भी जानते हैं कि जो राय दुर्लभ था, ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के यहाँ पे था। तो ये क्या हो गया, ये क्या था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के यहाँ कोषाध्यक्ष था, क्लियर है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपका पहला ए से सही हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जरा, अच्छा, आपको ये पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैच नहीं कराना है, सुमेलित पूछा जा रहा है, आपको देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। मैंने क्वेश्चन नहीं ध्यान दिया, ठीक है, यही देखिए, इसी में सजगता आपको ध्यान में रखनी है। पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, ये बात सही हो गई कि ये जो राय दुर्लभ है, बंगाल में सिराजुद्दौला के यहाँ पे कोषाध्यक्ष थे। अगला करा जगत सेठ। जगत सेठ के बारे में यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जगत सेठ क्या थे, ये मुर्शिदाबाद के सेठ थे, ये बात सही है। यहाँ पर एक बात और मैं आपको याद दिला दूं, जगत सेठ के बारे में कई बार जगत सेठ की चर्चा भी हो गई है। मुगल बादशाह जो मोहम्मद शाह था, उसने बंगाल के एक व्यक्ति थे जिनका मूल नाम था फतेह चंद, इन्हीं को जगत सेठ की उपाधि दी थी। याद रखिएगा इस बात को, जगत सेठ का मूल नाम क्या है, फतेह चंद, और फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि किसने दी, मोहम्मद शाह ने दी, क्लियर। तो ये यहाँ पर ये भी सही सुमिलित है। अगला करा है कि मोहम्मद रजा खां। देखिए, मोहम्मद रजा खां के बारे में भी आप पढ़ चुके, ऐसा कोई नाम नहीं है जो आप न जानते हो। ये क्या था, इसको बंगाल में उपदीवान बनाया गया था, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर मिसमैच है। अगला करा है कि सिताब राय। अब देखिए, इसको आपस में बदल दिया, सिताब राय को कहाँ बनाया गया, बिहार में, ठीक है। ये बात हुई थी बिहार में सिताब राय को, और मोहम्मद रजा खां को कहाँ पर, बंगाल में बनाया गया था। ये दोनों आपस में बदल दिए गए हैं। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, तीसरा और चौथा, क्लियर। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, तो डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए चार्ट के माध्यम से, यहाँ पर सबसे पहले लिखा है राय दुर्लभ, जो कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का कोषाध्यक्ष था। जगत सेठ मुर्शिदाबाद का सेठ था, याद रखिएगा इसका मूल नाम फतेह चंद था, मोहम्मद शाह ने इसको जगत सेठ की उपाधि दी थी। अगला नाम है मोहम्मद रजा खां, बंगाल का दीवान बना। राजा शितब राय, ये बिहार के दीवान, और उसके बाद राय नारायण, ये मीर जाफर का दीवान, और मीर मदान जो था, ये कौन था, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व करता था, क्लियर। ये डिटेल आप सब पढ़ चुके हैं, क्लियर। तो ये आप आसानी से उसको मैच कर लेंगे। अगला करा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। अब आपको ये देखना है सही सुमेलित कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो जगत सेठ है, ये बंगाल का प्रसिद्ध सेठ, यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। अगला देखिए, आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से
किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि दी थी? देखिए ये प्रश्न पूछ चुका है यूपीपीसीएस में, तो याद रखिएगा ये उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद शाह ने दी थी फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि। डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए और इनका क्या करना है? कलानुक्रम व्यवस्थित करना है। देखिए कलानुक्रम वाला प्रश्न फिर से आ गया। अब देखिए कलानुक्रम व्यवस्थित करने में पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो भी घटनाएं दी हैं जिसका भी डेट आपको पता है आप तुरंत अपने जो क्वेश्चन बुकलेट है उस पर नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। और यहां पर जब आप कर रहे हैं तो एक कॉपी और पेन लिए रहेंगे, आप उसको तुरंत नोट डाउन। जैसे पहला लिखा है बंगाल में द्वैत शासन का अंत हो गया। अब देखिए बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ? तो आपको पता है कि जब वॉरेन हेस्टिंग पहुंचा था 1772 में, उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वहां पे इसको समाप्त किया गया था। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट रूप से आपको पता है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि इलाहाबाद की संधि दो हुई थी, एक हुई थी 12 अगस्त 1765 को, दूसरी हुई थी 16 अगस्त 1765, यानी ये इसी के। प्लासी के युद्ध की बात करें तो अभी आपने डिटेल पढ़ा है 23 जून 1757 को, और वांडीवास को आप क्लियर कट जानते हैं 22 जनवरी 1760 को। अब आप ये बताइए जितनी भी घटनाएं सभी का आप ईयर जानते हैं तो कलानुक्रम क्यों नहीं व्यवस्थित हो जाएगा? क्लियर? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्लासी का युद्ध पूरी डेट याद रखिए। कई बार होता क्या कि उसी ईयर की कई घटनाओं को दे देता है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को। अब बार बार मैं ये इस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा कि किसके बीच हुआ। क्लियर है? फिर उसके बाद हम लोग कर लें बांडीवास का युद्ध, बात हो चुकी है 22 जनवरी 1760 को। और उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि बक्सर के युद्ध में हारने के बाद 16 अगस्त 1765 को क्लाइव और अवध के नवाब के बीच में इलाहाबाद की संधि हुई थी, उसके पहले 12 अगस्त को भी हुई थी। क्लियर है? और उसके बाद कहा है कि 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैत शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया, जिसमें कलकत्ता परिषद यानी वॉरेन हेस्टिंग की आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा का प्रबंध अपने हाथों में ले लें। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई यहाँ पर। तो सारी घटनाओं को आप आसानी से क्रमवाइज कर लेंगे। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि यहाँ पर भी आपको कलानुक्रम व्यवस्थित करना है। पहला लिख रहा है काल कोठरी की घटना। अब देखिए काल कोठरी की घटना का मतलब क्या है? किसके बारे में बात कर रहा है? ब्लैक होल की घटना के बारे में बता रहा है। आप पूरी डेट जानते हैं 20 जून 1756 को। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में उनको कोठरी में बंद किया गया और 21 जून की सुबह जब देखा गया तो 146 में से केवल 23 लोग जिंदा थे। तो ये पूरी घटना आपके सामने है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। मीर जाफर की मृत्यु। अब देखिए मीर जाफर की मृत्यु अभी मैं इसको बता दे रहा हूँ। इलाहाबाद की संधि आप जानते हैं 12 अगस्त 1765 से, और दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त 1765। देखिए मीर जाफर की मृत्यु, अब जरा इसको समझ लीजिए। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि मीर जाफर की जो मृत्यु हुई थी वो फरवरी 1765 में हुई थी। कब हुई थी? फरवरी 1765 में। अब देखिए मीर जाफर की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद इसी का लड़का था नजमुद्दौला, वो अंग्रेजों के संरक्षण में नवाब बनता है। कहाँ का? बंगाल का। क्लियर? तो ये बात हो गई। तो ये फरवरी 1765 में। क्लियर? तो यहाँ पर अब आपने जितनी भी घटनाएं थी सबका कूट अब निकाल लेंगे आप। यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? डेट आपको बस ध्यान में रखना है। काल कोठरी वाली ब्लैक होल 20 जून 1756 को, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को, मीर जाफर की डेथ फरवरी 1765 में, और इलाहाबाद की संधि 12 और 16 अगस्त 1765 को। क्लियर? ये पूरी बात ध्यान में रखेंगे। अभी यहां से एक चर्चा शुरू हो गई कि मीर जाफर की डेथ। अब देखिए मीर जाफर की मृत्यु के बाद उसके बाद कई नवाब भी बने। एक संक्षिप्त चर्चा कर देते हैं ताकि आप पूरा बंगाल के नवाबों का सही क्रम भी पता कर लेंगे और आपको सबका सीक्वेंस भी पता रहेगा। मैंने अभी आपसे कहा था कि फरवरी 1765 में जब मीर जाफर की डेथ हो जाती है तो इसी मीर जाफर के लड़के नजमुद्दौला को अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में नवाब बना दिया बंगाल का। क्लियर? और नजमुद्दौला का जो ड्यूरेशन है इसको नोट डाउन कर लेंगे। नजमुद्दौला का जो ड्यूरेशन है 1765 से 1766 के बीच। क्लियर? और याद रखिएगा ये कठपुतली की तरह काम करता था, और इस कठपुतली नवाब ने मोहम्मद रजा खां को अपना नायब बनाया था। क्लियर? दूसरी बात याद रखिएगा कि कुछ समय बाद क्लाइव ने 50 लाख रुपए वार्षिक पेंशन का निर्धारण किया और सत्ता अपने हाथों में ले ली। यानी नजमुद्दौला के समय जो वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया वो रॉबर्ट क्लाइव ने, वो कितना था? 50 लाख रुपए वार्षिक। क्लियर? अब नजमुद्दौला की डेथ के बाद अब कौन आएगा? उसके बाद आएगा सैफ-उद-दौला। क्या नाम है? सैफ-उद-दौला। सैफ-उद-दौला का जो ड्यूरेशन है ये 1766 से 1770 तक, 1766 से 1770 तक। याद रखिएगा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की समस्त जिम्मेदारी अंग्रेजों को सौंप दी गई, और जब उन्होंने जिम्मेदारी ले ली तो फिर उन्होंने ये निर्णय लिया कि नवाब का पेंशन अब घटा दिया जाएगा। और याद रखिएगा सैफुद्दौला के समय में पेंशन की नई दर घटाकर 12 लाख रुपए वार्षिक कर दी गई थी। क्लियर? और सैफुद्दौला के बाद बंगाल का जो अंतिम नवाब बनता है वो बनता है मुबारक-उद-दौला। क्या नाम है? मुबारक-उद-दौला। और मुबारक-उद-दौला का ड्यूरेशन क्या है? 1770 से 1775 तक। क्लियर? ये बंगाल का अंतिम नवाब बनता है। इसकी पेंशन और घटा देते हैं, घटाकर 10 लाख रुपए वार्षिक कर दी जाती है। क्लियर? तो ये बात स्पष्ट हो गई। याद रखिएगा 1775 में वॉरेन हेस्टिंग ने नवाबी के पद के अंत की घोषणा कर दी। ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है। 1775 में वॉरेन हेस्टिंग ने नवाबी के पद की अंत होने की घोषणा की। याद रखिएगा इस बात की पुष्टि
सुप्रीम कोर्ट ने भी की, सर्वोच्च न्यायालय ने, कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर है? और एक बात और याद रखिएगा कि जो कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय था, उस समय वहां के मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था इम्पे। ये इम्पे महोदय ने इस मुबारक उद्दौला को, जो कि बंगाल का अंतिम नवाब था, इसको फैंटम या बेताल की संज्ञा दी थी। फैंटम या बेताल की संज्ञा किसने दी थी? कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश इम्पे के द्वारा। क्लियर है? तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा। अब आपको ये पूरी बात क्लियर हो गई। क्लियर? अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहां पर देखिए अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 18वीं शताब्दी में बंगाल में ब्रिटिश शक्ति के सुदृढ़ीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए यहां पर यह पूछा जा रहा है कि जो 18वीं शताब्दी में बंगाल में ब्रिटिश शक्ति का सुदृढ़ीकरण हुआ, उसके संदर्भ में पहला स्टेटमेंट लिख रहा है कि नवाब ने कंपनी को 1765 में निजामत शक्तियां प्रदान की। देखिए निजामत शक्ति का मतलब ये होता है कि शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने की जो शक्तियां होती हैं वो निजामत शक्तियों के बारे में आती हैं। आपसे मैंने ये बात स्पष्ट रूप से पहले भी बता दी है कि जो बंगाल में द्वैत शासन हुआ 1765 से 1772 तक, आपको पता है कि बंगाल में जब द्वैत शासन हुआ उसी के तहत नवाब ने कंपनी को निजामत प्रदान की और उधर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी थी। तो ये बात सही है और ये निजामत शक्ति मिलने के बाद निश्चित रूप से बंगाल में ब्रिटिश शक्ति का सुदृढ़ीकरण हुआ। यानी पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए पूछा जा रहा है कि राजस्व संग्रहण और न्याय प्रशासन के कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी के यूरोपीय अधिकारियों का था। ये बात गलत है। देखिए राजस्व संग्रहण तो कर लेंगे दीवानी मिलने पर, लेकिन न्याय प्रशासन का कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी के यूरोपीय अधिकारियों के पास नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं केवल पहला स्टेटमेंट सही है, इसलिए यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सारी बातें पूरी डिटेल में डिस्कस हो चुकी हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला देखिए पूछा जा रहा है घटनाओं का सही कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। देखिए यहाँ पर घटनाओं के ईयर को पहले आप देखिए, फिर उसके बाद आप इसके कालानुक्रम को बहुत आसानी से कर पाएंगे। पहला लिखा है कि क्लाइव का पुनः भारत अभियान। देखिए कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है कि फरवरी 1760 में इंग्लैंड वापस गया था क्लाइव और दोबारा जब आया गवर्नर बन के, तो यहाँ पर आप मई 1765 में देखेंगे। अगला जो करा है इलाहाबाद की संधि, तो दो डेट आपको याद रखनी है, एक है 12 अगस्त और दूसरी है 16 अगस्त और ईयर क्या है 1765। अगला करा है बक्सर का युद्ध, तो आपको पता है 22 अक्टूबर 1764 को। अगला करा वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा कि वॉरेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर नहीं बना था। वॉरेन हेस्टिंग क्या बना था? याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग जो था ये बंगाल का गवर्नर बनकर भारत भेजा गया था 1772 में। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब आपने सारी डेट देख ली, यहाँ मिसप्रिंट है, ठीक है? तो ये बात आपने देख ली, तो ये कालानुक्रम आप बहुत आसानी से इसका सेट कर लेंगे। यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। मैंने जितनी डेट थी वो आपको बता दी है। यहाँ पर देखिए बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को, क्लाइव का पुनः आगमन मई 1765 में, गया कब था? फरवरी 1760 को, इलाहाबाद की संधि 12 और 16 अगस्त 1765 को, वॉरेन हेस्टिंग, यहाँ पर देखिए वॉरेन हेस्टिंग जो था ये बंगाल का गवर्नर बन के आया था। क्लियर है? तो याद रखेंगे और ये आया था 1772 में। क्लियर है? उसके बाद 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत ये निर्णय हुआ कि अब जो बंगाल का गवर्नर है वो गवर्नर जनरल बनेगा। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो याद रखेंगे भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इन सभी तथ्यों को और डिटेल में आप पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी है आपको। तो ये यहाँ पर आपका समाप्त हो गया आज का ये चैप्टर। यहाँ पर दो बातें आपको आपसे चर्चा करनी है। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहली क्लास दी गई उसमें आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, उसके लिए मैं सहृदय आपका धन्यवाद भी देता हूँ। इसमें प्रमुख बात आपको ये ध्यान रखनी है कि रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो उसके पीछे कारण ये है कि कार्य करने में उतना ही अच्छा लगता है। अगर किसी भी स्तर पर कोई कमी आपको दिख रही हो तो आप स्वयं इसका मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना समय लगाऊं, मैं इतना प्रयास करूं कि अच्छा प्रयास हो पाए। और निश्चित रूप से इस बात को कहने में कोई वो नहीं है कि इसके लिए मैं आपसे कोई भी पेमेंट नहीं लेता हूँ। ये एक सामाजिक दायित्व है जिसका निर्वहन हो रहा है और इसके तहत जो भी आगे व्यवस्थाएं हैं, तो इसमें कम से कम आपको ये तो डिसाइड करना होगा कि आपकी तरफ से क्या रुझान है। आप पर डे अपनी प्रतिक्रिया को लिखेंगे और अपनी तरफ से अपना पूरा एफर्ट दिखाएंगे, तभी ये सीरीज कंटिन्यू होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। और मैंने आपसे ये पहले भी कहा है कि सीरीज कंटिन्यू होने के पीछे जब तक आप अपनी जागरूकता नहीं दिखाएंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी प्रयास हो रहा है ये बात आप स्पष्ट रूप से ध्यान में रखें कि वो आपने जो टारगेट डिसाइड किया है उसमें एक मदद के तौर पर हो रहा है। नहीं तो केवल क्वेश्चन आंसर भी कर देते तब भी आप ये ऑब्जेक्शन नहीं करते कि एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे। क्लियर? तो ये बातें थोड़ा सा ध्यान में रखिए और आप अपनी जागरूकता बनाए रखिए। आप अपनी तरफ से जो भी अच्छा कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका विस्तार हो। आप ये चाहें तो अपने जो भी ग्रुप हैं उसमें शेयर भी करें। आप अपनी तरफ से जागरूकता दिखाइए। मैं पूरी अपनी जितनी भी ईश्वर ने बुद्धि विवेक दिया है, जो भी समझ विकसित हो पाई है, उस पूरी शक्ति के साथ मैं आपके साथ हूँ और निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाने में ऑनलाइन स्टडी ग्रुप अपना पूरा प्रयास करेगा। आप भी अपनी सतर्कता दिखाएं। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।